कहा जाता है कि जो बीज हैं या फिर कहें मधुमक्खियाँ हाँ, वो अगर संसार से खत्म हो जाए तो मानव जीवन भी खत्म हो जाएगा। क्वीन एग्स ले करती है। ओके, एक छोटा सा अपने बॉडी से जो वैक्स निकलता है उसके उसको यूज करके वो पहले एक छोटा सा घर बनाती है। ओके, मधुमक्खी का छत्ता जिसे बोलते हैं ना। इन दिस एंटायर प्रोसेस वन मोर मिरेकल हैपेंस। सो हेलो हाय आदाब, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक है? वैसे मैं अजय अर्पित आपका फिर से स्वागत करता हूँ नावा के रेडियो के सीजन 2 में। और आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उनका नाम है मकरंद केटकर जी, जो कि बहुत बारीकी से नेचर को ऑब्जर्व करते हैं। और भी हम जानेंगे उनके बारे में उनकी ही ज़बानी। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा मकरंद केटकर जी को और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दें। Hello everyone, my name is Makaran Ketkar and I'm a Pune based uh, corporate guy, deeply interested in wildlife since my childhood. So I'm now following this as my hobby, and I go on field whenever possible to uh, observe nature, take notes, learn something new, and share it with everyone. ओके सर। हमने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के बारे में काफ़ी सुना था और Mhm. काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं। और इंस्टाग्राम, फेसबुक के मतलब काफ़ी चलन में आने के बाद वो उनके भी Mhm. काफ़ी चलन में आने की चर्चा हुई और अब वो काफ़ी निखर के आए बाहर। लेकिन मैं पहली बार ऐसे शख्स से मिल रहा हूँ जो कि दूरबीन से नेचर को देखते हैं, इंसेक्ट्स को देखते हैं, जानवरों को देखते हैं और उनकी बहुत डिटेल्स ऑब्जर्व करते हैं। तो ये शौक आपके अंदर कब आया, कैसे जन्मा, इसके बारे में हम जानना Mhm. चाहेंगे। अच्छा। As far as I can recollect, right from my childhood, from first or second standard, uh, I have been keenly fond of nature and wildlife. So, be it sparrows or crows or minor, whichever birds or insects or amphibians I could see around at my home by that time, uh, that really attracted me to learn more about them, their behavior, everything. तो आई एम टॉकिंग अबाउट 91 92, जब केबल टीवी नहीं थे और मेट्रो पे शायद या डीडी पे एक वाइल्ड अमेरिका शो आता था। तो वो शो देख के कुछ ज्यादा ही मैं इंस्पायर हो गया। एंड बाय इन नेक्स्ट 2 3 इयर्स केबल टीवी आ गए थे, मतलब काफी एस्टेब्लिश हो गए थे। तो नेचर डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट्स आ गए। सो राइट टिल माय college days, I religiously followed their documentaries and tried to compare it on with my field experiences कि उन्होंने अगर कोई एक इंसेक्ट्स के बारे में बताया। फॉर एग्जांपल आई टेल यू, अगर कोई एक हॉर्नबिल है, ओके, वो अफ्रीका का हॉर्नबिल है फॉर एग्जांपल, तो वो इंडिया के हॉर्नबिल जो मैंने देखे हैं, क्या उनका सेम बिहेवियर है? ओके, या फिर कोई इंसेक्ट्स जो अफ्रीका में दिखते हैं या फिर और सिमिलर इंसेक्ट्स इंडिया में दिखते हैं, सो इज देयर बिहेवियर सेम? और मैं कुछ ना ऐसे बस कंपेयर करके कंफर्म करना चाहता था, तो उसमें मेरा एक्सप्लोरेशन बढ़ गया। और बाद में आपने जैसे फोटोग्राफी का बताया, आई ट्राइड फोटोग्राफी। ऐसे नहीं कि नहीं किया, एक बेसिक एसएलआर उसमें उसके लिए मैंने खरीद भी किया था, लेकिन मुझे में वो जमा नहीं। आई आई सूनर फाउंड दैट इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। आई एम नॉट अ पर्सन हु विल स्पेंड आवर्स sitting behind a lens, waiting for a perfect moment, perfect shot, perfect action moment. Okay. So I shifted my focus back to binoculars, and then I realized I can sit hours and hours observing a pack of deer or pack of elephants and take notes, make my mental notes, and uh, 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 basically I'm an educationist at heart. So I love to teach students. I love to teach nature enthusiasts what I have learned, and through that I learned to स्किल ऑफ डूइंग मिथ बस्टिंग। क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ऐसे फॉरवर्ड्स आते हैं कि जो कोई तो एक मिस्टीरियस फिनोमेना नेचर का कोई दिखता है और वो शेयर करता है और कुछ मनगढ़ंत कहानी उसके आजू बाजू में बुन देता है। तो वो
देख के मुझे लगा कि नो, नाउ इट्स टाइम टू शेयर माय नॉलेज। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फिर वो उसकी खोज में कुछ और ज्ञान मिलता है, क्योंकि अभी तो मैं रिसर्च फील्ड में भी हूँ। सो वी आई हैव ऑथर्ड अ फ्यू रिसर्च पेपर्स ऑन स्कॉर्पियंस। तो कहीं पे ऐसे लगता है कि मेरे स्किल्स भी उसमें डेवलप हो रहे हैं, एंड आई एम अ बेटर पर्सन एवरी डे व्हेन आई डू मिथ बस्टिंग एंड लर्न अबाउट अच्छा नेचर। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप स्कॉर्पियंस पर भी रिसर्च कर रहे हैं और कर चुके हैं, काफ़ी चीज़ें जान चुके हैं इसके बारे में। तो मैं आपसे पर्सनली ये जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझे बहुत उत्सुकता होती है कि किसी की कहानी जानने में और किसी की लाइफ़स्टाइल जानने में, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अब लेकिन अ, मैं तो बाइनोकुलर्स लेके नहीं निकल सकता, और शायद मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि मैं खड़े-खड़े इतना जान सकूँ। लेकिन आई गेट। मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहूँगा कि ऐसी कोई सिचुएशन जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगती हो, शायद आप भी उसको देखकर हैरान हो गए, उन स्कॉर्पियंस के बीच। वैसा कुछ, ऐसा कोई मोमेंट याद है क्या आपको? तो वो शेयर कीजिए। Not exactly scorpions, but I remember about a spider. And both scorpions and spiders belong to family Arachnida, means creatures who have 8 legs and 2 segments of their body. So I was in Amboli. Amboli is the southernmost hill station in Maharashtra. Okay, it's south of Kolhapur on the junction of Goa and Maharashtra. Uh, I was with a group and we were doing night trail. Okay, we were walking on the road, and on the left side there was a road cutting, earth cutting. You know, when they expand roads, they do earth cutting, and the soil gets exposed. तो जो tarantulas होते हैं, megalomorph spiders होते हैं, they dig holes, they make tunnels in those earth cuttings, and they set tripwires. So what they do is, at the opening of that hollow, they place 2 strings of silk and take them inside and keep their legs on those strings. So if any insect happen to sit on those strings, they instantly get signal that somebody is at the door. And within fraction of a second, they come out and grab that insect. So we saw a couple of holes, and at one hole we saw that there is one giant spider sitting at the entrance. Okay, and they are extremely shy, extremely sensitive to light. So my friend was a photographer along with me. हम लोग फोटोग्राफी करते करते उसके पास जा रहे थे। मैं उसको बोला, पहले एक काम कर, पहले अब जिधर खड़ा है उधर से एक शॉट ले, फिर हम लोग एक स्टेप आगे जाएंगे और एक शॉट ले, एक स्टेप आगे जाएंगे और एक शॉट ले। क्योंकि क्या होता है कि जितना आप क्लोजअप लोगे उसका, तो उतना उसका क्लैरिटी जो है, डेप्थ ऑफ फील्ड कुछ अच्छा मिलता है। तो मैं उसको बोला कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे, और जिस मोमेंट वो अंदर गया वो गया, फिर वो जल्दी बाहर नहीं आएगा, देन विल नॉट वेस्ट आवर टाइम हियर, विल मूव ऑन। हम लोग ऐसा करते करते इतना आगे गए कि बाद में वो आउट ऑफ फोकस जाने लगा लेंस में, एंड वी वर रियली सरप्राइज कि ये जिंदा है या मर गया है। एंड एट दैट फाइन मोमेंट अ मॉथ अप्रोच दैट होल और वाज पासिंग बाय दैट होल, एंड वो स्पाइडर ने जो जंप किया उसके ऊपर, ग्रैब किया, हम लोग 5-6 फीट पीछे जंप करके गए। वी आर सो शॉक्ड कि अरे इसलिए मर गया ये स्पाइडर, और सडनली इट केम इनटू लाइफ। ऐसा लगता है बस वाह! एक पुतला रखा है स्पाइडर का, रबर का स्पाइडर रखा है, ऐसे लग रहा था। वो हिल ही नहीं रहा था, बिकॉज द बिहेवियर टिल देन वी हैड ऑब्जर्व्ड, दिस बिहेवियर इज कंप्लीटली अपोजिट टू दैट। सोचा ही नहीं था कि ये इतना ढीठ होके बैठेगा और हमें फोटो लेने देगा, और बाद में अटैक भी करेगा। उसने हमने हमारे सामने उसने हंट किया। सो दैट वाज माइंड ब्लोइंग मोमेंट, मैं कभी नहीं भूलूंगा। वाइल्ड लाइफ ऑलवेज सरप्राइज यू। देर इज नो रूल ऑफ थंब, कुछ भी हो सकता है नेचर में, कुछ भी हो सकता है। अच्छा सर, जैसे चींटियों के बारे में कहा जाता है कि उनकी तादाद लगभग उतनी ही है पृथ्वी पर जितने कि हम इंसानों का हम्म। वेट है पृथ्वी पर। तो इससे रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है सच में, कि कहा भी जाता है कि चींटियां आने वाले प्रजातियों में सबसे विकसित प्रजातियां हो सकती हैं? विकसित तो नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन
मास्टर सर्वाइवर्स जरूर बोल सकते हैं उनको, बिकॉज सी कैसा है ना कि उनकी जो बॉडी की कंपोजिशन है वो कंपेरेटिवली बहुत बेसिक है. ओके. एंड दे ऑपरेट बाय बाय केमिकल सिग्नलिंग. ओके. सो जो सेंट होता है ना, जो फीमेल सेंट करती है या फिर जो वर्कर सेंट इमिट करते हैं, सो उससे ऑपरेट होता है. सो दे हैव वेरी लिमिटेड सिग्नलिंग सिस्टम एंड वेरी बेसिक नीड्स. तो अगर कुछ कैलामिटी भी आ जाती है, सो दे हैव कैपेबिलिटी टू सर्वाइव बिकॉज दे कैन गो अंडरग्राउंड, और they can withstand certain amount of radiation. So, see, just to give you an example, the ants or the termites, they have been insects at large. They have been on this earth for past 400 million years. तो इतने बड़े समय में, हाँ, 40 करोड़ साल पहले के उनके फॉसिल्स मिलते हैं, 45 करोड़ साल पहले के उनके फॉसिल्स मिलते हैं. ओके. There was a time in Triassic period जब the oxygen levels were too high in the atmosphere and the dragonflies were 2 feet long or 3 feet long. तो जैसे बाद में ऑक्सीजन लेवल नीचे आया, उनका साइज भी कम हो गया. बट दे हैव सर्वाइव्ड 5 मास एक्सटिंक्शंस. सो देयर इज नो वंडर अगर 6th मास एक्सटिंक्शन इफ ह्यूमंस विल ब्रिंग ऑन द अर्थ, दे आर श्योरली गोइंग टू सर्वाइव, क्योंकि उनकी जरूरतें कम है. सो दे कैन ओके. डेफिनेटली सर्वाइव. अच्छा सर, एक चीज और जहन में आती है मेरे कि जैसे आप इतना बारीकी से वाइल्ड लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक समय था जब जंगल हुआ करते थे और अभी भी होते हैं, लेकिन आजकल हमने ज्यादातर जंगलों को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का रूप दे दिया है और वहां पर एक तरह से लोग विजिट करने जाते हैं, उनके बीच घूमते हैं, ट्रेवल करते हैं और उनके बीच में एक इंटरप्शन पैदा होता है, हम कह सकते हैं कि भाई. तो आपको क्या लगता है, ये चीज सही है या गलत? अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव पे देखोगे तो इट इज नेसेसरी टू एनकरेज टूरिज्म. फिर क्या होता है, और जैसे टूरिज्म बढ़ता है ना, तो वैसे वो पर्टिकुलर जोन है. फॉर एग्जांपल अगर आप ताड़ोबा लेते हो, पेंच लेते हो, कोई भी टाइगर रिजर्व ले लो, कॉर्बेट ले लो, तो certain area is only made available for tourism, not entire forest. So, if, for example, if 100 square kilometers of jungle is reserved as a sanctuary or a tiger reserve, for example, then only 20 square kilometers will be available for tourism. So, whatever we are impacting is only 20% of that forest, or maybe even lesser. Okay. तो वो जितना भी एरिया अवेलेबल होता है टूरिज्म के लिए, उस पे ना एक अवेयरनेस ऐसे बढ़ती है कि जो लोग देखने जाते हैं जानवरों को, फॉर एग्जाम्पल अगर जो स्टार स्पीशीज है, फॉर एग्जाम्पल टाइगर्स होते हैं, ओके, so people remember by their name because forest department has a habit of naming tigers. Like अभी रिसेंटली कल परसों ही ताड़ोबा की मशहूर माया टाइग्रेस की डेथ हो गई. कैसे हुई अभी तक मुझे जानकारी नहीं है डिटेल में, लेकिन इफ यू गो टू ताड़ोबा, तो ताड़ोबा के मेन गेट के बाजू में उसका स्टैचू बनाया है, बिकॉज शी इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टाइग्रेस जिसके सबसे ज्यादा बच्चे उसने पैदा किए. तो पीपल नो दिस टाइगर्स बाय नेम, और अगर कुछ भी थोड़ा 19-20 हो जाता है ना, देन पीपल कम इनटू एक्शन, पीपल मेक नॉइज कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है. तो उसमें से थोड़ा अवेयरनेस भी बढ़ता है. इन एडिशन टू दैट अभी क्या हो गया है ना कि सी व्हेन यू डिक्लेयर अ सेंचुरी, ओके, और नेशनल पार्क, जो अंदर रहने वाले लोग हैं उनको पहले शिफ्ट किया जाता है जंगल के बाहर. ओके. सो पीपल हु हैव बीन लिविंग देयर फॉर जनरेशंस एंड जनरेशंस, वो सडनली जंगल के बाहर आते हैं. अभी जंगल में से बाहर आने के बाद उनको रोजी रोटी के लिए क्या, क्योंकि जंगल में जब थे तब वो खेती करते थे, अभी जंगल के बाहर आएंगे तो उनको क्या, वो कैसे जॉब करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे. ओके. सो व्हेन टूरिज्म स्टार्ट्स, तो टूरिज्म के साथ उनको रोजगार मिलता है. उनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है जंगल के बारे में, जो उन्होंने अपने बाप से, दादा से, परदादा से सुनी है, वो जो विजिटर्स आते हैं उनको वो पसंद करते हैं, प्रोवाइडेड दोज विजिटर्स आर interested in understanding forest and animals and not just entertainment. तो वो शेयर करते हैं. एंड दिस वे इट इज
गुड दैट दैट नॉलेज इज स्टिल सर्वाइविंग। और फिर जो कुछ हमारे जैसे लोग होते हैं जो सुनते हैं वो नोट करके रखते हैं कहीं पे कि हाँ मुझे ये जंगल में मैं गया था तो मुझे अमुक अमुक गाइड ने ये बात बताई थी। तो वो उनका नॉलेज जो है वो प्रिजर्व भी होता है, उसका जतन भी होता है, उनको रोजी रोटी भी मिलती है। एंड फिर उससे क्या होता है ना कि उनका जंगल के प्रति जो लगाव होता है ना वो इंटैक्ट रहता है। अगर वो जंगल से उनका लगाव टूट गया ना तो वो बोलते हैं ना कि खाली जंगल है तो कौन देखने वाला है वहां पे कि अंदर क्या चल रहा है। देखिए जो गाइड्स होते हैं उनके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, तो अगर कहीं पे पोचिंग हो रही है तो उनको खबर होती है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी हेल्प होती है क्योंकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है, जनरल एग्जाम लेके आईएफएस ऑफिसर्स वहां पे अपॉइंट कर देता है जिसको जंगल की जानकारी नहीं होती, लेकिन जो लोकल लोग होते हैं उनको चप्पा चप्पा पता होता है जंगल का। सो दे कैन गाइड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वेरी वेल, सो इट गोज हैंड इन हैंड। तो वो बैलेंस होता है। सो माई पर्सपेक्टिव इज टूरिज्म इज नॉट बैड, इट कैन बी कंट्रोल्ड, इट कैन बी केप्ट इन कंट्रोल। नॉट नेसेसरी कि 10 साल पहले 5 सफारियां जाती थी तो पॉपुलेशन बढ़ गया है, डिमांड बढ़ गई है तो अब 50 सफारी कर दो, नहीं, 5 की जगह पे 10 कर दो और 10-20 साल के बाद और 5 बढ़ा दो। दैट वे इट कैन बी वर्कड आउट। एनिमल्स पे प्रेशर नहीं होना चाहिए, दैट्स माय प्राइमरी फोकस। क्योंकि देयर हैव बीन इंसिडेंसेस बिफोर के कोई अगर शेर सोया है तो किसी ने अपना जूता निकाल के उसके ऊपर मार दिया उसको जगाने के लिए क्योंकि फोटो चाहिए। तो देयर हम्म। हैव बीन सच इंसिडेंसेस, लेकिन अभी ना आहिस्ता 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 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी अवेयर हो रहा है। बहुत सारे नेशनल पार्क्स में अभी जिप्सी में जीपीएस लगा है, जीपीएस ट्रैकर। तो एक जिप्सी जंगल में जो जा रही है एंट्री करके गेट पे, तो वो एक जगह पे 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकती। अगर रुक जाती है तो फॉरेस्ट की जीप आके चेक करती है कि वो क्यों रुकी है, कोई प्रॉब्लम हो गया क्या। अगर रुकी है तो उसको निकलने को बोलते हैं, अगर वो वायलेशन करता है तो उसको पेनल्टी भी होती है। तो टूरिज्म को भी लगाम दे रहे हैं वो लोग, उसको स्ट्रीमलाइन करने की, चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, डिसिप्लिन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक साथ तो चीजें नहीं बदलेंगी, लेकिन आई थिंक टूरिज्म इज प्रूविंग, इफ नॉट 100%, एटलीस्ट 70% बून टू वाइल्ड लाइफ। सर ऐसा कहा जाता है कि जो बीज हैं या फिर कहे मधुमक्खियां, अ, वो अगर संसार से खत्म हो जाए तो मानव जीवन भी खत्म हो जाएगा। तो इस विषय के बारे में भी मैं जानना चाहूंगा मैं आपसे। और मधुमक्खियों के बारे में आपने क्या रिसर्च की है, या आप क्या जानते हैं, वो चीज भी जानना चाहूंगा। क्योंकि अ, एक बारीक सा इंसेक्ट हमारी मानव जाति के लिए इतना इम्पोर्टेंट है और कई लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके माध्यम से हम लोगों को बता सकें कि मधुमक्खी क्या चीज है भाई। It's really good that you brought this topic into discussion. हनी बीज, हाँ, अगर संसार से विलुप्त हो जाती है तो मतलब ह्यूमंस डिसअपियर नहीं होंगे, बिकॉज देर आर मेनी अदर इंसेक्ट्स हु डू पॉलिनेशन, इट्स नॉट जस्ट हनी बीज, yes, but they do play a major role in pollination. Honeybees come in the category of social insects like ants and termites. Honeybees are social insects. उनकी कॉलोनी का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि एक क्वीन होती है। ओके, देन जब इनिशियल कॉलोनी स्टार्ट होती है तो क्वीन एग्स ले करती है। ओके, एक छोटा सा अपने बॉडी से जो वैक्स निकलता है उसके, उसको यूज करके वो पहले एक छोटा सा घर बनाती है। ओके, मधुमक्खी का छत्ता जिसे बोलते हैं ना, वो छत्ता बनाती है, एग्स ले करती है, और जैसे और उनको फीड करती है। सो व्हाट शी फीड टू हर ग्रब्स इज पोलन्स। तो मधुमक्खी के पैरों के पीछे ना छोटे पोलन सैक्स होते हैं। तो जब वो फूल पे बैठती है मधुमक्खियां तो वो पोलन सैक में इकट्ठा करती है और अपने छत्ते में लेके जाती है, नेस्ट में लेके जाती है। वो हाई में जाके वहां पे डिपॉजिट करती है। तो वो पहले इनिशियली वो फीड करती है अपने बेबीज को, जो ग्रब्स होते हैं उनको। और फिर जैसे ही वो कॉलोनी डेवलप होने लगती है, जैसे वर्कर्स निकलते हैं उसमें से, ड्रोन्स निकलते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं कॉलोनी को, फिर कॉलोनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। ओके, फिर जो बड़ी हुई कॉलोनी है, जो ग्रोन कॉलोनी है, ओके, देन क्वीन इज द सिंगल कमांडेंट इन दैट कॉलोनी, जो सिग्नल देगी वर्कर्स को कि कैसे बिहेव करना है। ओके, मतलब अभी अटैक करना है या फिर फूड लाने जाना है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स ना इंस्टिंक्ट पे चलते हैं उनके। ओके,
जैसे ही क्वीन एग्स ले करती है, मतलब जो उनके जो हेक्सागोनल आपने शेप देखे होंगे ना, वो शेप में केक में क्वीन एग्स ले करती जाती है। तो जैसे एग्स ले हो जाते हैं, वर्कर्स रियलाइज कि नाउ वी आर गोइंग टू नीड फूड फॉर दिस ग्रब्स, क्योंकि जैसे वो हैच होंगे अगले 1-2 हफ्ते में, तो उनको फूड लगेगा। ओके, तो फिर वो काम करना चालू कर देते हैं। ओके, और डे लॉन्ग उनका वो काम चलते रहता है, टिल सनशाइन टू, मतलब डॉन टू डस्क वो उनका काम चलते रहता है। इन दिस एंटायर प्रोसेस वन मोर मिरेकल हैपेंस, क्योंकि परपेचुएशन तो इम्पोर्टेंट है ना। अगर क्वीन मर गई तो वो पूरी कॉलोनी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ओके, क्योंकि फिर उनको लीडर नहीं रहेगा। So what she does is she lay eggs, and those certain eggs, okay, they are given a special treatment. Okay, तो उनको एक स्पेशल कंपार्टमेंट में रखा जाता है, जहाँ पे उनको स्पेशल फूड दिया जाता है। उसको बोलते हैं रॉयल जेली। इट्स अ स्पेशल मिक्सचर ऑफ बॉडीली फ्लूइड्स और पोलन्स एंड उसमें भी सम अदर मटेरियल, जिससे उनके बॉडी में जो ग्रब्स होते हैं, बेबीज होते हैं, में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एंड दे टर्न इनटू क्वींस। तो जब नई क्वीन आती है, तो ये पुरानी वाली क्वीन है, वो अपना छत्ता छोड़ के निकल जाती है, एंड द वर्कर्स हु फॉलो हर सेंट फॉलोज हर। सो आई हैव सीन स्वार्म्स ऑफ बीज ऑन द फील्ड, के मतलब रानी निकल गई तो उसके पीछे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स उसको फॉलो करते जा रहे हैं, एंड दे कीप हर सेफ इन द सेंटर। आपने कभी शायद पढ़ा है या फिर किसी से सुना है, मुझे पता नहीं, अचानक किसी के कॉल बालकनी में या फिर विंडो में एक रात में एक ऐसे मधुमक्खी का छत्ता बन जाता है, और लोग डरते हैं कि अरे ये कैसे आ गया। तो दोज आर एक्चुअली swarming bees who are looking for a new nesting site. That's not actually nest. It's just the queen is the center and the workers are protecting her. तो वो ऐसे ही निकल जाते हैं, and they have very unique thing to identify space. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वीन यहाँ पे बैठी है, सेंटर में है, ओके, और जैसे दिन निकलता है, तो जो वर्कर्स जगह ढूंढने जाती है ना, तो वो समझो एक यहाँ पे गई, तो वो एक साइड चेक करके आएगी, एक पर्टिकुलर एरियल डांस करेगी हवा में। ओके, सिग्नल देगी अपने बाकी के वर्कर्स को, मैं एक जगह देख के आई हूँ, और उसका लोकेशन और उसकी सेफ्टी जो है, और उसके आजू बाजू में फूड की अवेलेबिलिटी जो है पर्टिकुलर है, वो सब ये सिग्नल से वो डिपिक करेगी। जो ये डायरेक्शन में गई है बीफ, वो आके डिफरेंट डांस करेगी। ओके, फिर उसको वेरीफाई करने के लिए जो बीज जाएंगी, वो आके अगर यहाँ वो यहाँ से देख के आएंगी, वो यहाँ से भी देख के आएंगी वेरीफाई करने के लिए। और जो सबसे ज्यादा बेटर लोकेशन है, वो साइड वाली डायरेक्शन में वो ज्यादा डांस करेगी। एंड दिस इज हाउ द कॉलोनी रियलाइजेस कि अपने को ये डायरेक्शन में जाना है। सो दे इट जस्ट ऑन द एरियल डांस। तो अगर कॉलोनी सेट भी होती है और एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारा फूड अवेलेबल है, तो हनी भी जो फील्ड पे है, वो तो सर्टन डांस करके अपने कोवर्कर्स को बोलेगी, इधर आओ इधर आओ, यहाँ पे बहुत ज्यादा खाना है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा शहद है, नेक्टर है। और अगर नहीं है तो छत्ते में आपके सामने डांस करेंगी वो, और सिग्नलिंग देगी कि आपको मेरे साथ चलना है, वहां पे ज्यादा फूड अवेलेबल है। सो दिस इज हाउ देयर सिग्नलिंग वर्क्स, एंड इट टुक आई एम मिसिंग द नेम ऑफ दैट रिसर्चर, इट टुक हिम सम 30-40 years टू डिकोड दिस लैंग्वेज, एंड फाइनली नाउ वी नो कि वो एरियल डांस क्या होता है। आई टेल यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस। हैव यू हर्ड अबाउट पावनखिंड? अभी एक रिसेंटली मूवी भी आया था, शिवाजी महाराज के जो सरदार थे, बाजी प्रभु देशपांडे, जिसका लास्ट लास्ट मैन स्टैंड था, 300 men डिफेंडेड a short pass till the शिवाजी महाराज escaped to विशालगढ़। तो वहां पे मैं एक बच्चों का कैंप लेके गया था, सो इट वाज अ नेचर प्लस हिस्ट्री कैंप। तो जो पावनखिंड जहाँ पे लोकेशन अभी दिखाया जाता है, तो वहां से ना एक रिवर का ओरिजिनेशन होता है, तो वो थोड़ा सा ऐसा गॉर्ज में है नीचे, तो सीढ़ियां लगाई नीचे उतरने के लिए, तो हम लोग नीचे उतर के गए। और बाद में आई वॉज एट द एंड ऑफ दैट गॉर्ज, और लेफ्ट साइड पे एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता था, जो जंगली मधुमक्खी होती है, जिनको एपिस डॉर्साटा बोलते हैं। दोज आर द लार्जेस्ट हनीबीज एंड मोस्ट एग्रेसिव। सो आई वॉज देयर, और मैंने सडनली सुना बच्चे रो रहे। सो देर वॉज लॉट ऑफ कैकोफोनी गोइंग ऑन एट द अदर एंड ऑफ द गॉर्ज। तो मैं सडनली दौड़ के गया, और बहुत सारे पत्थर गिरे थे, क्योंकि वो रिवर बेड था। जंप करते करते गया, देखा तो हनी बी का अटैक हो चुका था। It was summer, and some honeybees had come on the riverbed to drink water,
एंड कैरी टू द नेस्ट फॉर देयर कोवर्कर्स। तो शायद किसी ने गलती से पाँव रखा था और फिर उसने वो केमिकल सीक्रेट्स कर दिए, सिग्नल दिया कि डेंजर है। और जैसे ही बच्चों ने हाथ हिलाना चालू कर दिया, वो उनको अलग से सिग्नल दिया कि अरे ये तो पक्का डेंजर है। और दो वी वर नॉट डेंजर, वो ऐसे वो मतलब इंस्टेंट रिएक्शन होता है ना, इंस्टिंक्टिवली वी मूव अवर हैंड्स टू रिपेल इंसेक्ट्स। तो वो तो बाद मतलब वो बहुत बड़ा केस है, वो सुनाऊंगा तो आधा घंटा तो ऐसे निकल जाएगा। बट एट द एंड आई वाज द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग टू यू नो मेक किड्स गो अप ऑन द स्टेयर्स एंड टेक देम सेफली टू द बस। So I was bitten by some 200, 300 stings. And finally, when I saw the locals who came for my rescue, I was sitting on that path towards that location. चिलचिलाती धूप में बैठे हुए थे. And I remember when I was sitting there, one of my colleagues, my volunteer team members, he said that don't move. If you move, they will attack you. If you don't move, they will not. बट वो फ्रेंजी में मुझे कुछ समझा ही नहीं था, क्योंकि माय ओनली फोकस वाज टू मूव किड्स सेफली टू द बस। लेकिन जैसे ही देखा कि 99% बच्चे निकल गए, तो आई वाज बिट रिलैक्स्ड। फिर हम लोग नीचे बैठे। द हनी बीज वर लिटरली hovering over our heads to check if we are still the danger. So for 10 minutes they hovered. They didn't sting. They just hovered. And then they flew away. But we were so frightened. We sat there for 5 minutes, and within next moment they came back to reconfirm if we are moving or not. They again checked us, and once they confirmed that no, we are no more danger, they vanished. और फिर जैसे ही वो ऊपर से रेस्क्यू वाले आ गए, आई सॉ देम एंड देन आई फेंटेड। क्योंकि ना बॉडी ने ग्रिप पकड़ के रखी होती है ना, नहीं बस सर्वाइव करना है। जैसे ही दूसरे ह्यूमंस देखे ठीक ठाक ह्यूमंस देखे बॉडी ने एक्सपीरियंस था लिटरली, साहब। हाँ काफी काफी डेंजरस एक्सपीरियंस था। हाँ लेकिन उसके बाद मैंने जितने लोगों को बोला आप मूव मत करो, मेरा इससे एक्सपीरियंस है, या इट रियली वर्क ऑन द फील्ड। तो इट्स जस्ट सी, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द बिहेवियरल साइंस। इफ यू नो, if you understand their behavior, the chances of your survival in nature or wildlife. And I'm not saying you always need to go in the wildlife to take such experiences. See, if you go to Mahabaleshwar, okay, there are so many honeybee hives on the cliffs, like Kate's Point है या फिर बॉम्बे पॉइंट है, जो वर्टिकल क्लिफ है। वहां पे वो एपिस डोर्साटा जिसने मुझे स्टिंग किया था, उनके बहुत सारे हाइव्स वहां पे है। एंड पीपल गो देयर, पीपल स्मोक, पीपल यूज fancy perfumes that actually distract or attract honeybees or threatens them. तो ऐसे पब्लिक प्लेस में भी अगर आपके ऊपर अटैक होता है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट सिट देयर, ओके, जस्ट सिट लाइक अ स्टैचू, डोंट मूव, बी काम, दे आर नॉट गोइंग टू हार्म यू। द मोर you move, more they will attack you. Let ओके सर। everyone let everyone get frightened and run away. Honeybees will follow them. You just be there for 10-15 minutes or max half an hour. I'll say 1 घंटा वहां पे बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। जैसे ही सब काम हो जाएगा ना, आप निकल जाओ, वो निकल जाएंगे, कुछ नहीं होता। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये मोस्टली सिर्फ हनी बीज के साथ नहीं होता, हर जानवर के साथ होता है। हम हाँ अगर बहुत नॉर्मली हम हर रोज एक एग्जांपल देखते हैं कि हम अगर बाइक तेजी तेजी से भगा रहे हैं या फिर कहीं जल्दी जा रहे हैं, तो हमारे पीछे गली का कुत्ता लग जाता है स्ट्रेट ऑफ। तो अगर हम भगाएंगे और भगाएंगे तो वो हमारे पीछे दौड़ेगा और हमारा पैर पकड़ने को होगा। लेकिन अगर हम वहीं रोक देंगे गाड़ी, तो वो हाँ 2-4 सेकंड भोगेगा और साइड में चुपचाप किनारे कहीं पे चले जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि dogs मोस्टली are हर जानवर। dogs dogs are pack hunters basically, and it's their natural instinct to chase a moving object. Okay, अभी कैसा है ना कि कुत्तों में भी विद द एक्सपीरियंस देयर बिहेवियर चेंजेस। जो सब एडल्ट है या फिर जस्ट प्राइम में आ रहा है जो कुत्ता, उसमें जवानी का जोश बोलते हैं ना, वो बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे बच्चों के दांत आते हैं तो उनको काटने का मन करता है ना ज्यादा। तो सिमिलरली अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट दिखता है, तो वो उसको चेस करने की कोशिश करेंगे, टू हंट इट डाउन। ओके, तो अगर आप स्ट्रेट खड़े होंगे, सो योर बॉडी एमिट्स सम सिग्नल्स विच आर वेरी मच क्लियर टू देम
कि नहीं, इसको चेस नहीं करना है। बट देर आर स्टिल सम डॉग्स विच आर स्टबन, और जो इससे भी सीखते हैं कि इंसान बस खड़े होते हैं और कुछ नहीं करते। और अगर आप स्लिंग करोगे बाइक पे लेग और निकलने की कोशिश करो, वापस पीछे आएंगे। तो वो तो आपको आपके पर्सनल एक्सपीरियंस और किस एरिया में हो, उससे ही आपको डील करना पड़ेगा। देर इज नो सर्टन थंब रूल कि हाँ, ये रूल हर एक कुत्ते को अप्लाई होगा ही। हाँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है अप्लाई। तो सर, आपसे इतनी सी बातचीत में, अगर मतलब हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें, तो हमने इतनी सारी बातचीत कर ली, मतलब ढेर सारा कुछ आपसे ज्ञान ले लिया, ढेर सारा कुछ हमने अलग अलग जानवरों के बारे में जान लिया। हमने टाइगर्स की बात कर ली, हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अलग अलग जो भी जानवर रह रहे हैं उनकी बात कर ली, हमने चींटियों की बात की, हमने बिच्छुओं की बात की, हमने मधुमक्खियों की बात की, और स्पाइडर्स की भी बात हो गई, मतलब और कुत्तों की भी बात हुई। तो बहुत मजेदार एक्सपीरियंस रहा सर आपके साथ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो नावा एकेडमी है, नेशमा एकेडमी ऑफ एक्टिंग एंड वॉइस एक्टिंग, उसमें हमारी नेशमा मैम और हमारे बाकी भी जो इंस्ट्रक्टर्स है, वो वॉइस एक्टिंग और एक्टिंग, मॉडलिंग और भी सारी कई चीजें हैं जिस पर वो काम करते हैं, और इतनी ही बारीकी से काम करते हैं। जैसे आप वाइल्ड लाइफ को बहुत बारीकी से, जैसे आप देखते हैं, एक एक चीज नोटिस करते हैं, वैसे ही वो स्टूडेंट की हर खामियों को, हर क्वालिटीज को ऑब्जर्व करके उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो अभी इस सफर में अब हम आपसे भी जुड़ चुके हैं, और आपके बिल्कुल, साथ बातचीत में बहुत मजा मजा आया। मार लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे और भी इंटरेस्टिंग चीजें आपसे जानते रहेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे लिए एक अलग सा एक्सपीरियंस था। जो ऑडियंस है उनके लिए तो होगा ही, लेकिन मेरे लिए भी पर्सनली कहूँ तो बहुत अलग एक्सपीरियंस था आपके साथ जुड़ना, और इतनी बारीकी से जानवरों के बारे में जानना। शायद आपसे मिलूं तो और भी चीजें आप बता सकते हैं। बिल्कुल, इट्स माय ओपन इनविटेशन टू यू। यू कम टू पुणे, आई विल टेक यू टू द नियरेस्ट फॉरेस्ट पैच, जहाँ पे मैं आपको एक हाथ 2 घंटे का नेचर ट्रेल करवाऊंगा, तो शायद आपकी भूख थोड़ी सी मिट जाएगी उससे। ये थैंक सोच यू के। वेरी मच सर। थैंक यू।